Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 14. Continuation of 4th chapter, Magnetic Effect of Electric Current. Today we are going to solve numerical based on magnetic force due to current carrying conductor. So अगर एक कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है and length of conductor given and magnetic field incident on that one is given and we know the angle between the length of conductor and magnetic field, then we can find out magnetic force acting on current carrying conductor. So what is the formula for the magnetic force acting on a current carrying conductor? So F is equal to its I L B sin theta, where I is the current flowing through conductor, L is the length of conductor, B is what? Magnetic field. If you see one more thing, what is the theta? Theta is the angle between the length of conductor and magnetic field. Theta is angle between length of conductor and magnetic field. अब एक चीज तो समझ में आएगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें दिया होगा, बट लेंथ ऑफ कंडक्टर का डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? सपोज दिस द कंडक्टर, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बट लेंथ हम ऐसे लेंगे या करंट के डायरेक्शन में लेंगे, वो इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यू हैव टू टेक द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, आपको लेंथ ऑफ कंडक्टर उस डायरेक्शन में लेना है. इज दैट क्लियर? सो ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए हमारे मन में. एक और होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये फोर्स है, बट अगला पॉइंट है फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये निकालना है तो आप उसका नोटेशन स्मॉल एफ ले लो. सो इट इज व्हाट? कैपिटल एफ अपॉन लेंथ. तो अगर आप नोटिस करोगे तो इस फॉर्मूले में कैपिटल एल सिर्फ पास है, कैपिटल एफ अपॉन एल. इस फॉर्मूले में सिर्फ एल नहीं होगा, लेंथ विल नॉट बी देयर. सो आई विल बी देयर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर एंड दिस व्हाट? साइन थीटा. इज दैट क्लियर? अब इसके बाद हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पे कि अगर दो कंडक्टर्स है कैरिंग करंट, सेम डायरेक्शन में हो सकता है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो भी क्राइटेरिया है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे. I1 और I2 हो गया. एंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स? सो अमाउंट ऑफ फोर्स का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है, इट्स F1 to F21, या मैं जनरल फॉर्मूला F ले लेता हूं. इट्स लाइक अ करंट म्यू नॉट इनटू करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट कंडक्टर इनटू करंट फ्लोइंग इन सेकंड कंडक्टर इनटू लेंथ अपॉन व्हाट? 2 पाई r. व्हाट इज द r? r इज द सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर्स. इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझो कि इसमें से किसी एक कंडक्टर का लेंथ इनफाइनाइटली लॉन्ग है या वेरी लॉन्ग कंडक्टर है एंड वन स्मॉल कंडक्टर. तो फॉर्मूला किसी के ऊपर भी आप फोर्स फाइंड आउट करो, लेंथ विल बी ऑलवेज ऑफ द स्मॉलर कंडक्टर. आप लेंथ ना स्मॉलर कंडक्टर का ही लोगे. समझ में आया? जो स्मॉलर कंडक्टर होगा उसका लेंथ आपको लेना है. और अगर मान लो फोर्स पर यूनिट लेंथ इस केस में पूछा तो स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एफ अपॉन एल. सो इस इक्वेशन में क्या होगा? म्यू नॉट इज देयर, I1 I2, सिर्फ एल नहीं होगा, बाकी सारी चीजें रहेंगी वैसे की वैसे. अंडरस्टूड? सो दीज आर द फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज टू सॉल्व टुडेज न्यूमेरिकल. अभी आज जो न्यूमेरिकल करेंगे मोस्टली क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे हुए हैं. तो जब क्वेश्चन हम करेंगे उस टाइम हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा है. ठीक है? सो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे. ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या दिया है? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ सर्टेन प्लेस इज 3.0 into 10⁻⁵ टेस्ला एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ. मतलब साउथ नॉर्थ ऐसा कुछ मेंशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो डायरेक्शन ले लेते हैं कि चलो ठीक है, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा. राइट हैंड क्या लेते हैं? ईस्ट लेते हैं. और लेफ्ट हैंड में क्या ले लिया? वेस्ट ले लिया. ठीक है? अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रही है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं. The horizontal component of Earth's magnetic field at a certain place is 3.0 into 10⁻⁵ टेस्ला. तो मैं ना डेटा के टर्म में लिख रहा हूं 3.0 into 10⁻⁵ टेस्ला. ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू. दे आर सेइंग कि ये हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको BX लिख लो, बट मुझे फॉर्मूले में मैं इसको B की तरह यूज करूंगा तो मैं इसको B भी लिख लेता हूं. ये मैग्नेटिक फील्ड B हो गया जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हमें मिल रहा है. ठीक है? एंड द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज फ्रॉम ज्योग्राफिक साउथ टू ज्योग्राफिक नॉर्थ. मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया. ठीक है? ये बी हो गया जिसको अपना हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं. बेसिकली दिस आर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड. अब ये क्या बोल रहे हैं? अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर. एक लॉन्ग कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर का. सो करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर इज व्हाट? 1 एम्पियर. व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है? ये पूरी जो स्टोरीज है ना, अच्छा स्टोरी समझने के लिए आपको ऐसा इमेजिन करना कि ये कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि ये देखो ये टेबल है. ठीक है? दिस इज द टेबल. ये आपने इधर नॉर्थ लिया है, इधर साउथ लिया हुआ है, ये ईस्ट लिया हुआ है और ये क्या है? वेस्ट है. ठीक है? और ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैं काफी सारे एरोस ड्रॉ करता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हो गए. ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है.
अब उन्होंने टेबल के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, रॉड को रख दिया है। अब रॉड को कैसे रख रहे हैं, रॉड है या वायर है, फिर से बात देख लेते हैं। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल और अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर है जो टेबल पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ उसका कंडीशन दिया है इन्होंने। इसमें दो कंडीशन दिया है, हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। इसमें दो कंडीशन है। पहले कंडीशन में बताया कि ईस्ट टू वेस्ट, ये कंडक्टर इस तरह से है, ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको यहां पे ऐसे लिख लेता हूं, ईस्ट टू वेस्ट मतलब ना कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, मतलब ना करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। करंट ईस्ट टू वेस्ट में जा रहा है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या दिया इन्होंने, साउथ टू नॉर्थ। सो दूसरा है साउथ टू नॉर्थ, मतलब इसको पैरेलल हो गया ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया उसको पैरेलल हो गया, ये सेकंड कंडीशन है, बराबर। हम दोनों के हिसाब से ले लेंगे। अब यहाँ पे करंट फ्लो थ्रू कंडक्टर दिया है इन्होंने, बराबर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बढ़ते हैं तो क्या क्राइटेरिया है, आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो एक सिंपल सा, अच्छा पहले वाले यहाँ पे अगर ड्रॉ करना तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि ये है हमारा फर्स्ट कंडक्टर, ये फर्स्ट केस होगा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। सेकंड केस आप ऐसे ले सकते हो, विच इज पैरेलल टू द फर्स्ट कंडीशन, क्लियर, ऐसे। ये हो गया हमारा सेकंड केस। तो अब मैं ना यहाँ पे फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला इन्होंने, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, आई एल बी साइन थीटा है, क्लियर, ये हमको पता है, फाइन। अब अगर इन्होंने बोला फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये होगा कैपिटल एफ अपॉन क्या हो जाएगा, ये एल हो जाएगा, जिसमें से सिर्फ एल नहीं होगा, ये आई बी साइन थीटा हो जाएगा, गॉट इट। अब क्या करना है हमको ना, फर्स्ट केस के लिए सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस के लिए अगर आप सॉल्व करें तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, आपको करंट की वैल्यू पता, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू आपको नहीं पता, तो थीटा का हम देख लेते हैं। तो ये है आप जैसे हमने बताया था ना, लेंथ कैसे लेते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये लेंथ का डायरेक्शन होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो एंगल के बीच में कितना होगा, 90 हो गया। या यहाँ पे देखना, ये लेंथ का होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एंगल कितना होगा, 90 होगा, तो थीटा का वैल्यू इज व्हाट, 90 डिग्री, क्लियर। और अगर आपको मेंशन करा तो यहाँ मेंशन कर दो कि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये होगा स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन एल हो गया। सो अगर फॉर्मूला आपने लिखा है, नहीं लिखा तो कोई इशू नहीं है, तो फिर यहाँ पे लिखा मैंने आई बी साइन थीटा। सो आई का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस कंडक्टर, 1 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है इन्होंने, 3 × 10⁻⁻5 है, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू वो साइन जो है 90 ले लिया हमने, हाँ, तो बाद में आपको अगर करना है, या डायरेक्टली आप 1 भी रखते तो भी चल जाता। तो फाइनली ये कितना हो गया, फोर्स पर यूनिट 10⁻³ × 10⁻5। फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया, लेंथ का यूनिट मीटर होगा, तो ये न्यूटन पर मीटर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये अगर इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा पर यूनिट लेंथ या जैसे भी, तो वो कौन सा डायरेक्शन में एक्ट होगा। तो आपको क्या करना, पाम रूल यूज करना है, ठीक है। देखो हमारे पास दो पाम रूल है, एक पाम रूल से आप क्या करते हो, आपको करंट का डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना होता है। तो उसमें क्या करना है, करंट का डायरेक्शन दिया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो उसमें क्या करना है, आपके पास कंडक्टर दिया रहेगा, उसका करंट आपको कहां फ्लो रहा हुआ है, किस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना वो पता होना चाहिए। तो जैसे करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है तो हमको वहां पे सेट करो, फिर जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना, फिंगर्स को साइड में ओपन कर दो, पाम जिधर फेस कर रहा होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये पहला वाला राइट हैंड पाम रूल है। सेकंड जो रूल है वो भी अगेन सिंपल है, इसमें क्या होता है, आपको दो क्वांटिटीज दी होगी, एक क्वांटिटी फाइंड आउट करना होगा, टोटल 3 क्वांटिटीज को हम रिलेट करते हैं। एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करते हैं, दूसरा फोर्स को रिलेट करते हैं, तीसरा पॉजिटिव चार्ज के मोशन को या करंट के फ्लो को रिलेट करते हैं। तो अभी जो पाम रूल जो सेकंड है, जो सेकंड यूज करें, उसमें क्या है कि जिधर फिंगर्स इंडिकेट करेंगे, टिप्स ऑफ फिंगर्स, वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर पाम इंडिकेट करेगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर थंब इंडिकेट करेगा वो किसका डायरेक्शन होगा, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो यहां पे हमें करंट से रिलेट करना है, तो अब इसके हिसाब से देखते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ना साउथ टू नॉर्थ ऐसे हो गया। अब वो चार्ज पार्टिकल किधर फ्लो रहा है, चार्ज पार्टिकल फ्लो रहा है वेस्ट की तरफ, तो पाम किधर फेस कर रहा है, ऐसे टेबल के अंदर होगा ना, टेबल के अंदर। अगर इसके हिसाब से देखें तो यानी तो आप ऐसे ले लो कि चलो ठीक है, अगर आपकी तरफ साउथ इधर नॉर्थ है तो इस तरह से होगा। ये जो थंब दिखा रहा है करंट का फ्लो का डायरेक्शन, क्योंकि तो यहाँ पे दिखने रहा होगा, मैं इसके लिए ऐसे एडजस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी पाम किधर फेस कर रहा है, डाउनवर्ड, जो पाम है वो डाउनवर्ड फेस करेगा, देयरफॉर फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आपको दूसरे कंडीशन के लिए लेना। सेकंड कंडीशन में क्या दिया इन्होंने, सेकंड कंडीशन में विल बी टेकिंग। सो देखो आपको ना साउथ टू नॉर्थ ही जा रहा है, करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा का वैल्यू हो गया 0। जब थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा का वैल्यू भी होगा 0। तो एफ का फॉर्मूला, ये पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या, ये आई बी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन 0 लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमने फॉर्मूला ऑलरेडी मेंशन कर लिया। तो ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैल्यू होगा 0। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू 0 होगी, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन इन दिस केस। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया।
आपको डायरेक्शंस बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में क्या जा रहा है और कैसे जा रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, एक वायर है जिसका मास 200 ग्राम है, ठीक है। तो मास ऑफ वायर, अच्छा मास को हम ना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यों आपको ना आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 200 ग्राम, मास को रिप्रेजेंट किया 200 ग्राम से। अगर इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 0.2 हो जाएगा, 0.2 केजी ना 1000 से डिवाइड कर देना। फिर अगला पॉइंट क्या दिया, लेंथ 1.5 मीटर, ये वायर का लेंथ दिया 1.5 मीटर। व्हाट नेक्स्ट, दे से द करंट ऑफ 2 एम्पियर, अब ये करंट कैरी कर रहा है 2 एम्पियर का, फाइन। व्हाट नेक्स्ट, इट इज सस्पेंडेड इन अ मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मतलब नॉर्थ साउथ ऐसा ही कुछ होगा, जनरली नॉर्थ साउथ होता है, बट पिछले क्वेश्चन में साउथ नॉर्थ दिया था, ठीक है। तो अब अगर मान लो ये साउथ, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, तो जनरली आप हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रहा होगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इनको मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना है, तो ये क्या होगा, बी क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। और हो क्या रहा है, ये जो पर्टिकुलर आपको वायर दिया ना, ये ना सस्पेंडेड है एयर में, इट इज सस्पेंडेड इन एयर। तो अभी मिड एयर में सस्पेंडेड, इसका मतलब क्या हो गया, वो चीज को आप समझ लो कि जैसे अभी ये टेबल हो गया, यानी तो आप इसके हिसाब से ले लो, आपके ये नोटबुक के हिसाब से ले लो, ज्यादा बेटर होगा, ये नोटबुक पे, ठीक है। अभी ये क्या करें, इस नोटबुक के हिसाब से आप लेते हो तो वायर है ना, दो चीजें तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अगर ना थीटा का वैल्यू 0 है या 180 है तो कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होगा। आपने पिछले वाले न्यूमेरिकल में भी देखा होगा कि जब ना साउथ नॉर्थ में मैग्नेटिक फील्ड था, आपने वायर को उसके पैरेलल रख दिया तो कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, उसके एंटी पैरेलल होगा तो भी कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। तो आप ना वायर को ऐसे नहीं रख सकते या उसको उल्टे भी नहीं रख सकते, आप उसको रखोगे तो परपेंडिकुलर रखोगे, ये एक ऑप्शन दिख रहा है। मैक्सिमम फोर्स के हिसाब से हम देख रहे हैं, इन बिटवीन भी एंगल होगा तो फोर्स एक्ट हो सकता है, बट ना हम 0 एंड परपेंडिकुलर वाले में 0, 180 एंड परपेंडिकुलर के हिसाब से देख रहे हैं। मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसके हिसाब से नॉर्थ साउथ आपके डायरेक्शन में, या ऐसे लेला टेबल, या ऐसे नॉर्थ साउथ आपके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है, बराबर। आपने क्या किया, रॉड को ऐसे रख दिया। सो व्हाट्स द एंगल बिटवीन द रॉड, अभी या तो करंट ऐसे जा रहा होगा या तो करंट ऐसे जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक्ट हो रहा है, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, दैट इज वेरी श्योर। अभी क्या बोल रहे हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो बोल रहा है ना ये एयर में सस्पेंडेड है, सस्पेंड होता है, इट इज स्टेशनरी। तो ये अगर यहां सस्पेंडेड है, मतलब अगर आप इसको छोड़ देता हूं तो ये क्या करेगा रॉड, इट विल ट्राई टू कम डाउन, मतलब ये वेट की वजह से नीचे जा रहा है। पर क्या होता है कि फ्रीली छोड़ने के बाद भी ना, मतलब वो मिड एयर में सस्पेंडेड है, मतलब ना ये फिर नीचे नहीं आ रहा, मतलब सब फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस। तो कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा, मतलब वेट की वजह से नीचे आ रहा है, बट कोई फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ फेंक रहा है या ऊपर की तरफ उसको होल्ड करके रखा है। तो कौन सा फोर्स उसको ऊपर होल्ड करके रखेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। इस केस में तो मैग्नेटिक फोर्स ही एक ऑप्शन दिख रहा है हमको, तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर होगा। तो देखो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ना नॉर्थ से साउथ एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे एक्ट हो रहा है, बराबर। ना तो कभी हैंड आपको शायद यहाँ पे थोड़ा देखने में डिफिकल्टी हो सकती है आपको, शायद आपको हैंड प्रॉपर्ली दिखे नहीं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। ये हो गया फोर्स, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, बराबर। फोर्स आपका क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए, पाम फेस करा, तो थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, थंब आपकी तरफ से अगर देखोगे तो लेफ्ट में इंडिकेट करा, मेरे साइड से क्या होगा, राइट में। थंब इज इंडिकेट इन दिस डायरेक्शन, मतलब करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, यहाँ पे अगर आप वायर को रख रहे हो तो वायर परपेंडिकुलर होगा, बट ये ना वायर में एयर में सस्पेंडेड है, तो कुछ कंडीशन इस तरीके से हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये वेट की वजह से दिस वायर इज ट्राइंग टू कम डाउन, बट अब मैग्नेटिक फोर्स उस वायर को क्या करना चाहता है, ऊपर रखना चाहता है, क्लियर। और जो दूसरा पॉइंट हमको समझ में आया है कि इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा दैट विल फ्लो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मान लो साउथ नॉर्थ आपने लिया है, इसको ईस्ट और वेस्ट ले लिया, तो आप इमेजिन कर लोगे करंट इसमें फ्लो होगा वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में, और वो वहां पे उतनी दूरी पे क्या है, सस्पेंडेड है, बराबर, बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो वेट होगा ना, वेट इस केस में क्या होगा, जो वेट ऑफ वायर है ना, वेट ऑफ कंडक्टर या वेट ऑफ वायर, तो वेट ऑफ कंडक्टर मैंने लिया, जो वेट ऑफ कंडक्टर है उसको कौन बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा, इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एम्फेसाइज कर लेते हैं, वेट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम और ये जी हो गया, करेक्ट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा आई होगा, एल होगा, बी होगा, साइन थीटा होगा। इज दैट क्लियर। अब इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो थीटा का वैल्यू क्या है इस केस में, थीटा का वैल्यू है 90, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज थीटा इज व्हाट 90। हाँ चलो ठीक है, फिर भी मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू 0.2 हो गया, जी का वैल्यू कितना है 9.8 हो गया, करंट का वैल्यू कितना है, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर हो गया,
लेंथ का वैल्यू कितना हो गया, लेंथ का वैल्यू होगा 1.5 मीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बी क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट। अभी बोल रहे साइन थीटा का वैल्यू, तो आप लिख दो यहाँ पे साइन 90, कोई इशू नहीं है। सिर्फ बी की वैल्यू ही अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज का आपको पता है। तो क्या होगा 0.2 इंटू 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1.96 हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू एक होगा 2 इंटू 1.3 कितना हो गया, वो हो गया 3 हो गया, ठीक है। इंटू क्या होगा बी हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, तो बी का वैल्यू क्या हो गया इज 1.96, तो अब डिवाइडेड बाय व्हाट 3, अब क्या करोगे 0 पॉइंट, तो क्या होगा 3 6 18, देन 3 5 15, देन 3 3 9, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई 0.653 टेस्ला, है ना। सो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा था, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछा था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डू नाउ, दिस क्वेश्चन हैज कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेनी टाइम। अभी रिसेंटली ये आया है 2018 में, नीट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वैल्यूज थोड़े डिफरेंट है, बट पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। मैं तो अभी जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, वहां पे वैल्यूज क्या वेरी करके दिया वो भी इफ पॉसिबल आई लेट यू नो कि कहां पे क्या वैल्यूज दिया था उन्होंने। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइन एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो देखो ना, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये आपका हॉरिजॉन्टल का प्लेन है, मतलब ग्राउंड पे ऐसे है, बराबर। उसके साथ में ये जो है ये इंक्लाइन है 30 डिग्री पे, बराबर। आप इसके हिसाब से भी डायग्राम बना सकते हो, बट क्या होगा ना, जब आप रिजॉल्व वगैरह करोगे ना आगे जाके, तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने ये प्लेन वाला नहीं लूंगा, मैं 2D में डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि आई हैव टेकन दिस द हॉरिजॉन्टल, आई एम अज्यूमिंग दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इस हॉरिजॉन्टल के ऊपर एक आपके पास में इंक्लाइन सरफेस है, क्लियर, दिस इज द इंक्लाइन सरफेस। अब ये इंक्लाइन सरफेस की क्या स्टोरी है, इंक्लाइन सरफेस आपका 30 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, बराबर। दिस इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री, बराबर। एंड व्हाट नेक्स्ट, दे आर सेइंग a thin current carrying metallic rod is placed parallel to the horizontal ground, ठीक है। एक रॉड है जो पैरेलल टू द ग्राउंड है, इसके ऊपर रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, पहले बाकी वैल्यूज बोल लेते हैं। द प्लेन इज लोकेटेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.515 टेस्ला। ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है, ये पूरा सिस्टम ये मैग्नेटिक फील्ड में लोकेटेड है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या दिया इन्होंने, 0.15 टेस्ला दिया इन्होंने। मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला, ठीक है। फिर आगे क्या था, वर्टिकल, इन द वर्टिकल डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब हमने इसको वर्टिकली अप इमेजिन कर लिया कि चलो वर्टिकली अप ही एक्ट हो रहा है। फिर क्या बोले, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी, मतलब इसके ऊपर रॉड रखा हुआ तो रॉड ना स्लाइड होकर नीचे आएगा, बट बोला व्हाट वैल्यू ऑफ करंट रॉड विल रिमेन स्टेशनरी, मतलब करंट का वैल्यू क्या रहेगा, आपको वो फाइंड आउट करना है जब ना रॉड उसके ऊपर स्टेशनरी रहेगा। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ रॉड इज, मास पर यूनिट लेंथ, देखो ना, मास पर यूनिट लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, और इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल M अपॉन क्या होगा, ये L होगा। ये मास पर यूनिट लेंथ, इसके लिए ना मैं आपको बता कैपिटल M पिछला वाला क्वेश्चन में कि कैपिटल M को आप मास को कैपिटल M से लिखो, तो उसकी वैल्यू क्या है 0.03 kg पर मीटर हो गया ये, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल कहना क्या चाहता है। सो अब अगर समझने के हिसाब से देखो ना, मान लो कि ये आपका ना हॉरिजॉन्टल हो गया यहाँ पे, बराबर। आपने क्या किया, इसको इस तरह से इंक्लाइन कर दिया। तो ये बोले जब आप इंक्लाइन करते हो ना, देखो पहले तो ऐसे मार्कर आप देख लो, मार्कर जो मैंने रखा है मार्कर, ठीक है। अब मार्कर अगर मैंने प्लेन को ऐसे ऊपर कर दिया ऐसे, तो देखो मार्कर दिख रहा है ना, वो कैसे है, ये मतलब आपका जो वायर है वो इस तरीके से है, अंडरस्टूड। तो अब ये क्या है, वायर ना क्या होता है, ये ना स्लाइड होकर नीचे जाएगा, ये वायर ना वेट की वजह से स्लाइड होकर नीचे जाएगा। एक्जैक्टली वेट नहीं होगा, ये कोई और क्वांटिटी को जिससे वो नीचे स्लाइड होगा, वो कौन सी क्वांटिटी मैं बताता हूं, आपने 11th में किया होगा, आई विल डिस्कस अबाउट दैट, डोंट वरी। तो आप जैसे इसको यहां पर रखोगे, ये स्लाइड होकर नीचे जाएगा। तो बोलने का ये मतलब है कि जब ना ये प्लेन इस तरीके से है ना, ऐसा इंक्लाइन, और आपका ये वायर ऐसे है, बराबर 30 डिग्री पे इंक्लाइन, और आपका वायर ऐसे है, अभी वायर स्लाइड होकर नीचे जा रहा है। तो बोले ना इसके अंदर करंट फ्लो कराओ, और वो वायर के ऊपर क्या होगा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट होगा, कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब क्या बोले, जब वायर को आप ऐसे रखोगे ना 2D में आप रखोगे, तो कैसे दिखेगा आपको कि यहाँ पे क्या वायर को बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखा के आप ऐसा नहीं, ऐसा सर्कुलर पैटर्न आपने बना दिया। ये है वायर का क्रॉस सेक्शन जो है ना, वो आपको दिख रहा है, करेक्ट। अब आप इमेजिन करो जो वायर में करंट जा रहा है ना, वायर में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, मतलब बोर्ड के अंदर। उसको अगर आपको लेना हो, उसको आप ले लो, क्रॉस ले लो। अब बाहर भी लेना हो तो बाहर भी ले लेते, लेकिन हम समझने के हिसाब से करंट इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो देखो करंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर हो गया, बराबर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अब हमने जो 11th में स्टडी किया ना, उसके हिसाब से देख लेते हैं
कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है तो उसका जो वेट होगा वो किधर एक्ट होगा, इट विल एक्ट एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया mg, ये mg मतलब कैपिटल mg ले लो आप, ये हो गया कैपिटल mg हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये ना अगर ये जो सरफेस है, सरफेस को परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो इस डायरेक्शन में, तो वो आपको देगा नॉर्मल डायरेक्शन, ये आपको देगा नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। और क्या होता है जो mg होता है ना, ये रिजॉल्व होगा, क्योंकि ये नीचे क्यों स्लाइड हो रहा है mg पे। जनरली क्या होता है कि अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दिया, ऐसे होता है, इसको छोड़ दिया होता तो ऐसे जाता, करेक्ट ना, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। तो एक्चुअल वेट इज लाइक दिस, बट ये इस डायरेक्शन में तो नहीं आ रहा है, ये स्लाइड होकर इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब ये mg का कोई तो रिजॉल्व पार्ट यहां पे एक्ट होगा। तो ये बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अब क्या होता है ना, वो mg का जो रिजॉल्व पार्ट है उसको आप अलॉन्ग द लेंथ भी ले लोगे तो चलेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है ऐसा। और जो दूसरा उसका कंपोनेंट वो किधर एक्ट होगा, दूसरा कंपोनेंट उसको परपेंडिकुलर एक्ट होगा ऐसे। तो अब अगर एक चीज और समझना है, आपने 11th में अगर ध्यान दिया होगा ना, जब आप ये चैप्टर किया होगा आपने, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, करेक्ट। मतलब ये जो इंक्लिनेशन है वही एंगल यहाँ पे आएगा। या आप समझने के हिसाब से देखो तो पहले नॉर्मल देखो, जैसे अभी ये प्लेटफॉर्म था, वायर यहाँ पे रहा होगा, तो वायर यहाँ पे रहा होगा तो पहले नॉर्मल इस लाइन पे एक्ट हो रहा होगा, इस लाइन में मतलब ये लाइन पे। अब क्या वायर को आपने ये प्लेन को इंक्लाइन कर दिया तो नॉर्मल शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो जो एंगल बनेगा ना वो इस एक्सिस के साथ में बनेगा, वो एंगल और ये एंगल क्या होगा 30 डिग्री, करेक्ट। तो ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है इसका, तो ये mg है, तो ये कंपोनेंट का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा mg cos थीटा या mg cos 30। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दिस कंपोनेंट, इस कंपोनेंट का नाम होगा कैपिटल mg लेना आपको। ये देखो ये चीजों को मैं मिस्टेक बार बार कर रहा हूं, आपको भी केयरफुल रहना। तो ये कैपिटल mg, ये क्या हो गया sin 30, करेक्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि हमको ये बताना ना mg sin 30 की वजह से ये ना वायर जाएगा नीचे की तरफ, बट उसको होल्ड कौन करेगा, उसको होल्ड करेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को देख लेते हैं कैसे एक्ट होता है। तो यहां पे देखो मैग्नेटिक फोर्स के लिए क्या होगा, करंट कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ वेव, मतलब उधर की तरफ जाएगा ना। जैसे अगर हमने वायर लिया हुआ है ऐसे, तो ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, बराबर, मैग्नेट ऊपर की तरफ, तो पाम की तरफ फेस कर रहा है आपका इस साइड में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वायर है ये क्या करेगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये कौन सी वैल्यू होगी, इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा F इज इक्वल टू ILB, है ना। साइन थीटा का वैल्यू मैंने 1 ले लिया है, क्यों 1 ले लिया है, क्योंकि ना देखो मैग्नेटिक करंट कुछ डायरेक्शन में जा रहा है, लेंथ कुछ डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड उसको परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर पे जो थीटा का वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू वो 1 हो जाएगा। तो जो फोर्स का वैल्यू होगा ILB, करेक्ट। अब क्वेश्चन है कि mg sin थीटा के ऑपोजिट कौन सा फोर्स एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स का। तो ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट mg ऐसे जा रहा है, तो ये बोल रहे हैं इसको रिजॉल्व करो, जो है ना ये जो f की वैल्यू उसको रिजॉल्व करो, तो उसका एक कंपोनेंट यहां पे आएगा, बराबर। जो f को रिजॉल्व करोगे उसका एक कंपोनेंट यहां पे आएगा। तो बोले व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस एंगल, ये एंगल की वैल्यू आपको पता चलेगी क्या। तो यू कैन सी ये जो हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन है दोनों पैरेलल है और ये कॉमन है, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो जब ये ILB रिजॉल्व होगा उस कंपोनेंट पे, तो क्या बनेगा हमको ILB cos थीटा बनेगा। ILB sin थीटा भी बनेगा लेकिन उसकी जरूरत नहीं, तो ये ILB cos 30 ले लिया मैंने, करेक्ट। ILB sin 30 की जरूरत है ही नहीं हमको, तो हम लोग साइन में उसको रिजॉल्व नहीं करते। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो अब हमको क्या मिल रहा है, जो mg sin 30 है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ILB cos 30 के इक्वल है ना। डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो यू कैन मेंशन फ्रॉम डायग्राम, सो फ्रॉम डायग्राम वी आर गेटिंग mg sin 30, from diagram mg sin 30 will be equal to ILB cos 30, ILB cos 30, क्या कहना, cos और sin को जगह पर रख लो, तो क्या sin 30 अपॉन cos 30 इस गुण का होगा, ये I हो गया, ये L हो गया, ये B हो गया, अपॉन का कैपिटल mg हो गया। बस समझने के साथ बाद में हमको अरेंज तो करना ही पड़ेगा, तो एक होगा tan 30 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, आपको निकालना है करंट I का वैल्यू, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, जो वैल्यूज पुट कर सकते हो हम पुट करेंगे, तो आया पुट करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे रहने दो, अगले स्टेप में पुट कर लेते हैं। तो ये कैपिटल mg हो गया। अभी बोल रहे हैं कि आपको I की वैल्यू निकालनी है, तो आप I की वैल्यू को ऐसे ले लो, I का वैल्यू, बाकी सारे वैल्यूज उधर लेके आ जाओ। तो हमारे पास क्या होगा, m हो गया, ये g हो गया, अपन क्या होगा n हो जाएगा और ये b हो जाएगा, इनटू क्या होगा, ये tan 30 हो गया, क्लियर। अब इसमें एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, नोटिस करने की बात क्या है कि यहाँ पे कैपिटल m अपॉन l का वैल्यू डायरेक्टली दिया है, तो ये पूरी की वैल्यू ना 1 होगी, इट्स अ वन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कैपिटल I इज इक्वल टू क्या होगा, व्हाट्स द वैल्यू फॉर g, g का वैल्यू क्या होगा, तो m बाई l का वैल्यू है 0.03, हमने g की वैल्यू ले लिया है 9.8, क्लियर। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला है, 0.15 टेस्ला। और tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो I हो गया 3
ये पूरा, तो ये 0.03 इंटू 9.8 इंटू, अच्छा 1/√3 का वैल्यू होता है 0.5774 होता है, ठीक है, अपॉन ये वैल्यूज डायरेक्टली याद कर लोगे तो बेहतर है। जस्ट सर्टेन वैल्यूज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ले लो ट्रिग्नोमेट्री में ये वैल्यूज आपको मोस्टली दिखेंगे लाइक ना, आपको एक वैल्यू मिलेगा 1/√2 जिसका वैल्यू होगा 0.707, आपको एक वैल्यू दिखेगा √3/2 जिसकी वैल्यू है 0.866, फिर एक मैंने बताया 1/√3 जिसकी वैल्यू होगा 0.5774। तो ये फिक्स वैल्यूज है, ये वैल्यूज अगर आप याद करोगे तो बेटर होगा आपके लिए। सो नाउ 0.03 विल मल्टीप्लाई विद 9.8, तो वो वैल्यू आपको मिलेगा 0.298 मिलेगा, ओके। इनको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई विद 0.5774, आप प्लीज मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना, अपॉन 0.18, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज आएंगे आपको अप्रॉक्स 0.1697 का अप्रॉक्स आएगा, आगे 5 एंड ऑल आएगा, बट दैट इज नॉट इट, मैं अप्रॉक्स में ले रहा हूं, तो 0.15, ये बोल रहे हैं क्या होगा 16.97 हो गया डिवाइड बाय 15, ये बोल रहे इसका आंसर आएगा 1.1317 क्या अप्रॉक्स आएगा समथिंग, ठीक है, विच इज अप्रॉक्स अबाउट 1.132 एम्पियर हो गया इसमें करंट फ्लोइंग। सो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कितना करंट इस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस केस इज कि आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए, डायग्राम समझ में नहीं आएगा तो देन देयर कैन बी प्रॉब्लम। सो ये क्या है, इंक्लाइंड है, इट इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ mg, इट शुड गो डाउन बट इट्स नॉट गोइंग बिकॉज ऑफ mg, इट विल गो बिकॉज ऑफ mg sin थीटा। ये आपने 11th स्टैंडर्ड में लर्न करा हुआ है। फिर वापस से क्या होगा कि जब ना मैग्नेटिक फोर्स आपको इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि हमने इमेजिन किया है करंट जो होगा इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मैग्नेटिक फील्ड अप और फोर्स इधर एक्ट होगा, करेक्ट। तो फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस, इज दैट क्लियर। जब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, क्योंकि आपको बैलेंस करना है ना, बैलेंस करने के लिए क्राइटेरिया क्या है, बैलेंस करने के लिए फोर्स इस साइड होगा, क्योंकि इस साइड में फोर्स होगा तो इट विल पुल इट डाउन। आपके मन में आ रहा होगा ना कि हमने क्यों करंट उसी डायरेक्शन में लिया, मान लो करंट ने बाहर लिया होता तो फोर्स उधर एक्ट हो रहा था, तो ये उसको ना डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने के लिए हेल्प करेगा, हमको इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है या उसको स्टेशनरी रखना है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द करंट इनवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगा तो फोर्स इधर होगा, उसको रिजॉल्व करके फिर हमने ILB cos 30 में ले लिया यहाँ पे। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, a short conductor of length 5.0 centimeter is placed parallel to a long conductor of length 1.5 meter near its center. The conductor carry currents 4 ampere and 3 ampere respectively in the same direction. What is the total force experienced by the long conductor when they are 3 centimeter apart? ठीक है, तो इनके हिसाब से दो कंडक्टर है, ये कंडक्टर 1 हो गया, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग जो दूसरा कंडक्टर है वो इस कंडक्टर के सेंटर पे रखा हुआ है। और फिर क्या दिया है, जो फर्स्ट कंडक्टर है इसका लेंथ की वैल्यू दिया है 1.5 मीटर और जो दूसरा कंडक्टर है उसका लेंथ दिया है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडक्टर लॉन्ग कंडक्टर है वो करंट कैरी कर रहा है कितना, शॉर्ट कंडक्टर, अच्छा ठीक है चलो, शॉर्ट कंडक्टर इज कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर, ठीक है, लॉन्ग कंडक्टर इज कैरिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर रेस्पेक्टिवली। फिर क्या दिया, इन द सेम डायरेक्शन व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय लॉन्ग कंडक्टर व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। तो लॉन्ग कंडक्टर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर ये दोनों के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर में लोगे तो 3 इंटू 10⁻², ये मीटर हो गया, करेक्ट। सो अब वेरी इंपॉर्टेंट बात ना, ये दो बीच कंडक्टर के बीच का सेपरेशन है। अगर आपको याद होगा ना, यहां मैंने लिया है μ0 I1 I2, अगर दो कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है उनके बीच का सेपरेशन दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, तो लेंथ विल बी टेकन फॉर द स्मॉलर कंडक्टर। आपको स्मॉलर कंडक्टर का लेंथ लेना है, फोर्स किसी के ऊपर भी फाइंड आउट करना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी हमने ये ले लिया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लॉन्गर कंडक्टर बिकॉज ऑफ शॉर्ट करंट कैरिंग कंडक्टर, फाइन। ये क्या होगा, μ0 हो गया हमारे पास, I1 हो गया, दिस इज व्हाट I2 हो गया, एंड दिस इज L अपॉन क्या हो जाएगा ये 2πr। एज पर वी नो μ0 अपॉन 2π का वैल्यू क्या है, μ0 अपॉन 2π का वैल्यू होगा 2 इंटू 10⁻⁻7, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर I1 करंट की वैल्यू, अगर चलो ठीक है हमने ये बिगर कंडक्टर को I1 ले लिया तो चलो ठीक है 3 एम्पियर, I2 की वैल्यू क्या हो गया 4 एम्पियर। एज आई सेड ना, जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वो सिलेक्ट कर लेना है, तो ये होगा 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में 5 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय व्हाट्स द वैल्यू फॉर स्मॉल r इज द सेपरेशन बिटवीन दीस टू कंडक्टर, दिस इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻2, तो 3 विल कैंसिल विद 3, ओके, 10⁻⁻2 विल कैंसिल विद दिस वन। अब अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 4 2 8, 8 5 40, एक होगा 40 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। तो फाइनली अगर 10 से मल्टीप्लाई होगा इसका तो एक होगा 4 इंटू 10⁻⁻6
फोर्स निकालना है तो ये हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम देख के आपको बहुत टेंशन आ जाएगी, ऐसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ये डायग्राम है, डायग्राम देख के आपको बहुत टेंशन आएगा, बट उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी सिंपल टास्क। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट PQ। आपको PQ सेगमेंट के ऊपर फोर्स फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर क्या दिया इन्होंने, प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला। इसको हमने ना मैग्नेटिक फील्ड, ये पूरा सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0.25 टेस्ला है। इज दैट क्लियर? आगे क्या दिया इन्होंने, नेक्स्ट दिया मेंशन फ्लोस थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। जैसा फिगर में उस तरीके से फ्लो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना PQ सेगमेंट का लेंथ दिया हुआ है ना, तो लेंथ की वैल्यू कितनी हो गई, लेंथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? लेंथ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। तो अब 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 30 इंटू 10⁻², दैट इज L इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻1 और 0.1 ऑल्सो यू कैन से मीटर। ठीक है, अब ना प्रॉब्लम क्या है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कि इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा। तो अगर आप लॉजिकली समझना चाहते हो तो यू कैन सी दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू दिस कंडक्टर। तो अगर कंडक्टर का लेंथ मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल या एंटी पैरेलल तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा, इस पर भी कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ये इंक्लाइंड है तो उसका फोर्स एक्ट होगा, फोर्स इस पे भी एक्ट हो सकता है, बट उन्होंने मेंशन नहीं किया उसके बारे में कुछ भी, तो हमको उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, हमको सिर्फ इस पे फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है फोर्स का, सो F इज इक्वल टू होता है ILB sin थीटा। करेक्ट, तो अभी F इज इक्वल टू I का करंट का वैल्यू कितना हो गया, हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, करंट का वैल्यू मेंशन नहीं किया गया हमने। करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग, तो I का वैल्यू हो गया 5 एम्पियर विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक है, तो करंट का वैल्यू हो गया 5, लेंथ की वैल्यू हमने लिया ना यहाँ पे 30 इंटू 10⁻² और 3 इंटू 10⁻1, तो हमने लिया 3 इंटू 10⁻1 हो गया ये। ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू तो होगा 0.25 टेस्ला हो गया, ये कोई इशू नहीं है। अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं, इफ यू आर प्रोसीडिंग फर्दर, तो साइन थीटा, थीटा इज व्हाट एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। अब यहाँ पे कैसे डिसाइड करोगे लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे 120 दिया है, तो डू वी टेक दिस 120 और समथिंग एल्स वी आर गोइंग टू टेक। तो जैसा मैंने बताया था कि अगर आप ऐसा कंडीशन लेते हो तो लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो क्या हो गया ना, जैसे करंट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है ना, ये तो ये हो गया लेंथ। तो ये जो है ना इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन के बीच का एंगल लेना, ये टोटल एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल होगा 180। तो 180 माइनस अगर 120 लोगे तो कितना मिलेगा आपको, 180 माइनस 120। तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे लिखना तो लिख सकते हो साइन 180 माइनस 120, या डायरेक्टली 60 भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो 5 जाके तो 15 हो गया, 15 को ये क्या है 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, ये आएगा 375 आएगा, मतलब 3.75 हो जाएगा। 15 इंटू 0.25 का मतलब हो गया 3.75 हो गया ये। ठीक है, इंटू क्या है 10⁻⁻1 है, उसको हमने क्या किया साइन 60 हो गया ये, करेक्ट ना। तो अब उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा 0.375 हो गया ये, और ये वैल्यू तो होगा √3/2, √3/2 साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, तो मतलब क्या होगा ये 0.375 इंटू 0. वैल्यू क्या आएगा 0.32475 न्यूटन आएगा आपको आंसर। एक बार आपने कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो इसके लिए अप्रोक्स वैल्यू हम अगर लेंगे तो 0.32 न्यूटन इसका हो जाएगा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सेगमेंट PQ। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है और जस्ट हमको उसका ना कोड समझना है कि एक्चुअली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। दिस क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम मेनी टाइम। ये स्पेसिफिक क्वेश्चन 2012 में पूछा हुआ है। इसके अलावा डायग्राम का पैटर्न थोड़ा अलग हो जाता है, कभी डायग्राम इस तरह से है, कभी हॉरिजॉन्टल में हो गया, तो अलग अलग पैटर्न है, बट क्वेश्चन का पूरा मोटो सेम है। सो क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ वायर साइज 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो देखो 2 सेंटीमीटर ब्रेथ हो गया, 5 सेंटीमीटर का लेंथ हो गया, मतलब 2 क्रॉस 5 का इसका क्या होगा डायमेंशन हो गया, और ये कितना करंट कैरी कर रहा है 1 एम्पियर करंट इट इज कैरी। स्ट्रेट लॉन्ग वायर, a straight long wire carrying 4 ampere current is kept near the loop as shown in the figure। इसके ना नेक्स्ट में एक लॉन्ग वायर है which is carrying current of 4 ampere। ठीक है, फिर क्या दिया इन्होंने, if the loop and the wire are coplanar, coplanar इन एक ही प्लेन में, जैसे एक पेपर लिया तो उस पेपर के अंदर ये पूरा प्लेन आ जाएगा और पेपर के अंदर ये भी उसी पेपर के अंदर आ जा रहा है, तो कोप्लानर हो गया। फिर क्या हो गया,
द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। तो पहले इस पॉइंट में मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कभी भी अगर आप इमेजिन करते हो ना, देखो ये पर्टिकुलर पार्ट में देखो करंट तो इस पार्ट में भी फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो हम ना जनरली फोर्स ना ये वाले जो पैरेलल सेगमेंट्स है ना, एंटी पैरेलल पैरेलल, उस पर ही हम फाइंड आउट करते हैं। क्यों परपेंडिकुलर पे क्यों नहीं फाइंड आउट करते हैं? क्योंकि क्या होता है, मान लो कि ना फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी इसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये कंडक्टर मान लो ना, इस कंडक्टर पे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड समझो अगर निकालना है तो हम ना पाम रूल फर्स्ट वाला कंसिडर करेंगे। पाम रूल फर्स्ट वाला जिसमें आपको ना करंट दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, तो करंट का डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड कर लूंगा तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो किसी भी पार्ट में जाओगे तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड होगा, समझने के हिसाब से देखो। अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे लिया आपने, और इस सेगमेंट में करंट कैसे जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो पाम की तरफ फेस करेगा ऊपर, तो इस सेगमेंट में फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। सिमिलरली यहां पे देख रहा हूं ये सेगमेंट में, इसमें क्या होगा, इसमें जो है करंट मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा इस वायर की वजह से, और करंट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अब इसका फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ये सेगमेंट ऊपर जाना चाहता है, ये सेगमेंट डाउन जाना चाहता है, सारी क्वांटिटी सेम है। आई एल भी अगर लोगे आप तो आई का वैल्यू सेम है, एल का वैल्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंसिडेंट होगा वो भी सेम होगा, है ना, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है ना दोनों। तो क्या होगा कि उस केस में जो भी फोर्स एक्ट होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी और कैंसिल हो जाएगी, तो वो हमें कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब बिकॉज ऑफ दीज टू सेगमेंट जो भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो नहीं लेना। ये दोनों में क्या होगा, वन विल बी अट्रैक्टेड ना, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्ट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो क्या होगा, रिपेल होगा। क्या होता है कि दोनों में करंट सेम फ्लो हो रहा है, बट ना दोनों का लेंथ सेम नहीं है ना, सेपरेशन। ये ना पैरेलल करंट का कंडक्टर का फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R, I1 I2 ठीक है, यहाँ पे सॉरी वाला फॉर्मूला म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई R। तो यहाँ पे क्या होगा, सब बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन R की वैल्यू सेम नहीं है। R की वैल्यू सेम नहीं होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द ईच सेगमेंट विल नॉट बी सेम। तो इस वजह से हम इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या दिया, सेकेंड क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द लूप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। आपको क्या करना, मैग्नेटिक फोर्स निकालना है किसके ऊपर, करंट कैरिंग वायर के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू द बिगर वायर। ये बिगर वायर की वजह से तो कितना फोर्स एक्ट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे क्या करना है, तो आप एक नंबरिंग दे दो अपने हिसाब से। इसको मैंने ले लिया कंडक्टर 1, इसको आप इमेजिन कर लो कंडक्टर 2, इसको आप इमेजिन कर लो कंडक्टर 3। अब कंडक्टर 1 में जो करंट है उसको आप I1 इमेजिन कर लो, तो कंडक्टर 1 में जो करंट हो कितना होगा, 4 एम्पियर हो गया। कंडक्टर 2 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, ये लूप का करंट होगा, उसको आप 1 एम्पियर ले लो। आप अगर ऐसे नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, बट क्या है कि थोड़ा ना हमारे लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। कंडक्टर 3 में मैंने इमेजिन किया, ये कंडक्टर 3 इसको इमेजिन किया, इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो मुझे तीनों कंडक्टर का करंट पता चल गया। एक और पॉइंट होना चाहिए ना, फर्स्ट कंडक्टर से सेकंड कंडक्टर के बीच का सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट कंडक्टर से थर्ड कंडक्टर के बीच का सेपरेशन कितना होगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 1 दैट इज 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक का सेपरेशन होगा 3 सेंटीमीटर, इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है हमको, ठीक है। अब हम ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या है, हमको फोर्स निकालना है। तो पहले मैं बताता हूं यहाँ पे ना किसकी वजह से फोर्स कहां पे एक्ट होगा। तो ये बोले ना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप पे बोला है, तो लूप के इस वायर पे, इस वायर कंडक्टर की वजह से कितना करंट, कितना फोर्स लगेगा, लूप के इस पार्ट पे इस कंडक्टर की वजह से कितना फोर्स लगेगा, हमें वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है फोर्स ऑन द लूप, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ कंडक्टर 1। तो पहला है कि फोर्स ऑन कंडक्टर 2 बिकॉज ऑफ कंडक्टर 1। तो अगर मैं लिखूंगा तो क्या म्यू नॉट हो गया करंट इन कंडक्टर 2 इंटू करंट इन कंडक्टर 1 इंटू लेंथ L अपॉन क्या होगा, ये 2 पाई R12 मैंने ले लिया समझने के हिसाब से, ठीक है। जहां पे म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁷। व्हाट इज द वैल्यू फॉर I2 में करंट, मतलब ये जो I2 करंट की वैल्यू निकाली है 1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। I1 करंट की वैल्यू कितनी होगी, 4 एम्पियर हो गई। अब बोला ना लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब ये कंडक्टर का लेंथ दिया मतलब इनफाइनिटी लॉन्ग हो गया, और ये कंडक्टर का लेंथ दिया है तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमको L के जगह पे ये लेना पड़ेगा, तो 5 सेंटीमीटर। तो L की वैल्यू क्या होगी 5 सेंटीमीटर, है ना। आपको लेना है तो आप लिख लो यहाँ पे L की वैल्यू होगी 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे क्या होगा, 5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया अपॉन 2 पाई, तो हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। उसके अंदर R12 की वैल्यू क्या होगी, R12 इज सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2, कितना सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 1 इंटू 10⁻⁻2। तो 10⁻⁻2 10⁻⁻2 क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो अब अगर इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो 5 4 कितना होगा 20 हो गया, 20 इंटू 2 क्या होगा 40 हो गया, 40 अगर 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 इंटू 10⁻�6 हो गया, तो ये क्या होगा यूनिट्स का न्यूटन हो गया। अच्छा अब ये कंडक्टर मूव कहां करेगा, वेयर विल दिस सेगमेंट 2 मूव, तो सेगमेंट 2 ना देखो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अट्रैक्ट हो गया, तो अट्रैक्ट होकर किधर मूव करेगा, लेफ्ट में, ठीक है। 10 न्यूटन कौन से साइड में होगा, ऑन लेफ्ट,
ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू अट्रैक्शन, लेफ्ट ड्यू टू अट्रैक्शन। ये पॉइंट आपने मेंशन कर दिया। अब हम दूसरा देखते हैं ना, इस लूप के इस सेगमेंट में कितना फोर्स हो पता लगा। अभी ना नेक्स्ट वाले सेगमेंट में देखते हैं, थर्ड वाले पे। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सेगमेंट 3 बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर 1। आपको लूप पे फाइंड आउट करना है इस कंडक्टर की वजह से, ठीक है। तो आपने क्या किया, फिर वापस हुआ म्यू नॉट हो गया, ये करंट इन कंडक्टर 3 इंटू करंट इन कंडक्टर 1 इंटू लेंथ एल अपॉन क्या होगा, ये 2 पाई। आर क्या होगा, आर इज डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर 1 एंड 3, वो हो गया R13। इज दैट क्लियर? तो अब अगर प्रोसीड करो तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁷ हो गया। I3 की वैल्यू कितनी होगी, करंट इन थर्ड कंडक्टर, जो हमने इमेजिन किया, थर्ड ऐसे अपने हिसाब से हमने इमेजिन किया अपने सिंपलिसिटी के लिए। और फर्स्ट वाले में कितना होगा, करंट 1 एम्पियर हो गया। लेंथ कितना होगा, है ना, ये तो इनफाइनाइट है, उसका लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर ना, तो 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 2 पाई का वैल्यू ऑलरेडी कंसीडर कर गया। R13 की वैल्यू कितनी है, R13 फर्स्ट कंडक्टर से थर्ड कंडक्टर के बीच का सेपरेशन 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻²। देखो सारी वैल्यूज ना सिंप्लीफाई करके, सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्स्ट्रा वैल्यू प्रीवियस वाले से, इस वाले से यहाँ पे क्या डिफरेंस है, सिर्फ 3 की वैल्यू एक्स्ट्रा है। तो बोल रहे पहले जो होगा ना वो पूरे को सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा, 4 इंटू 10⁻⁶ है डिवाइडेड बाय 3 न्यूटन। आपको 1 पॉइंट वगैरह में लेना तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूं। क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हमारे बाद में कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब ये करंट और ये करंट क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कंडक्टर रिपेल होगा, तो रिपेल होगा तो किधर जाएगा, वो राइट में जाएगा, है ना। इट मूव्स टुवर्ड्स राइट, किसकी वजह से, ड्यू टू रिपल्जन, ठीक है। ये रिपल्जन की वजह से किधर मूव करेगा, राइट में मूव करेगा। बट एज पर वी आर अंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस व्हिच फोर्स इज ग्रेटर, F21 और F31 में कौन सा ग्रेटर है? एज यू कैन सी ना, F21 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर इन कंपेयर टू F31। तो अब यहां मेंशन कर सकते हो कि फोर्स F21 इज ग्रेटर देन फोर्स F31। तो जो टोटल फोर्स होगा ना, नेट फोर्स ऑन द लूप, वो क्या हो गया, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये चाहता है कि ना लूप ना ये कनेक्टेड है कंप्लीटली, ये चाहता है कि लूप लेफ्ट में जाए और ये चाहता है कि लूप राइट में जाए, बट इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसका लूप किधर जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। तो क्या होगा, F21 माइनस क्या होगा, F31 होगा। F21 की वैल्यू कितनी है, F21 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁶। F31 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे भी -6 है, ध्यान देना, -6 अपॉन क्या होगा, 3 हो गया। आपने क्या कहा, 10⁻�6 को कॉमन लेगा, ये क्या होगा, 4 - 4/3, तो एलसीएम लोगे तो ये 3 हो गया, ये क्या होगा 12 - 4, है ना, इंटू 10⁻⁻6। गॉट इट। अब जो भी क्राइटेरिया हो, यहाँ पे क्या होगा, ये 12 - 4 कितना होगा, 8 होगा, 8/3 इंटू 10⁻⁻6। ये फाइनली डिवाइड करोगे क्या, 2.66 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो वो हिसाब से देखा जाए तो होगा 2.66 या 67 अगर आप लेना है। ये क्या होगा, ये 10⁻⁻6 को हटाओगे तो माइक्रो हो जाएगा, तो माइक्रो न्यूटन। दिस द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, बट ओवरऑल लूप किधर मूव करेगा, द ओवरऑल लूप विल मूव ऑन लेफ्ट towards the wire of current carrying wire of 4 ampere. ठीक है, I hope whatever I explained you people understood. These numericals are very simple. Again, as I said in all classes, आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, more you will practice, more you will understand. Thank you very much.